Hello, good morning students. Welcome you at the English Academy's online classes. इंग्लिश एकेडमी कोविड-19 के इस क्राइसिस पीरियड में भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है जिसे आप एंजॉय करें और साथ ही साथ लर्न करें। आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं मैं आपको जरा ब्रीफ कर दूं। आज हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आरबीएससी के क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का पार्ट है और वो फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन शैडो। मैं आपको बता दूं लेक्चर अपॉन शैडो जो पॉइंट है ये जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई है। हम पॉइंट के बारे में जानने से पहले थोड़ा ब्रीफ करते हैं जॉन डन की लाइफ के बारे में, पोइट के बारे में। जैसा कि जॉन डन को कंपोजर माना जाता था मेटाफिजिकल पोइम्स का। अब ये मेटाफिजिकल पोइम्स क्या होती हैं इसके बारे में हम कुछ देर बाद फिर से डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द मेटाफिजिकल पोइम्स। जॉन डन जिनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था और जिनकी डेथ 31 मार्च 1631 को हो गई थी। सबसे मज़ेदार फैक्ट जॉन डन की लाइफ का ये है कि जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन ही था। जॉन डन जिन्होंने अपनी लाइफ में फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली काफ़ी स्टार्टिंग उन्होंने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग फेज में किया था, लेकिन जब वो एडल्ट हुए तो उन्होंने एनी मॉर नाम की एक लड़की से प्रेम किया। एनी मॉर नाम की जो लड़की थी उससे प्रेम होने के बाद 1601 में जॉन डन ने एनी मॉर से शादी कर ली सीक्रेटली का मीन बिना सोसाइटी को बताए, बिना किसी को बताए उन्होंने चुपचाप शादी कर ली और वो साथ रहने लगे। जब एनी मोर के फादर को इस शादी के बारे में पता चला तो जॉन डन को अपना कुछ समय जेल में बिताना पड़ा। उन्हें इस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ा था। वो बात अलग है कि जॉन डन ज़्यादा लंबे समय तक जेल में नहीं रहे थे। जॉन डन एनी मोर से शादी करने के बाद उनकी मैरिड लाइफ के जो 16 इयर्स थे उन 16 इयर्स में एनी मोर को 12 बच्चे पैदा हुए। 12 बच्चे, वो बात अलग है कि उन 12 बच्चों में से 2-3 बच्चे जीवित नहीं रहे थे, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ के 16 सालों में 12 बच्चे एनी मोर को हुए। 12वें बच्चे के जन्म के समय एनी मोर की मृत्यु हो गई। एनी मोर जॉन डन को छोड़कर चली गई क्योंकि जॉन डन एनी मोर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये कसम ली कि वो अब फिर से दोबारा शादी नहीं करेंगे। वेस्टर्न कल्चर में एक बार के बाद दोबारा शादी होना और तीसरी बार शादी होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन जॉन डन अपनी प्रेमिका एनी मोर से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं करने का निश्चय किया, कसम खाई। जॉन डन की जो पोइट्रीज होती थी उन पोइट्रीज के जो सब्जेक्ट हुआ करते थे वो बेसिकली 4 टॉपिक के आसपास ही रहा करते थे, जैसे कि लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड डेथ। इन्हीं सब्जेक्ट्स के आसपास जॉन डन की कविताएं हमेशा हुआ करती थी। जॉन डन ने अलग अलग ऑक्यूपेशन यूज़ किए अपनी लाइफ में। शुरू में वो एक लॉयर थे, लेकिन वो एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन पाए। देन उसके बाद वो एक चर्च में प्रीस्ट बने और उसके बाद जॉन डन एक पोइट के रूप में पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्रीज के बारे में। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोइट के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं। सिंपली वर्ड्स में मैं बात करूं तो मेटाफिजिकल पोइम्स होती है स्पिरिचुअल पोइम्स। स्पिरिचुअल मीन आध्यात्मिकता। ऐसी कविताएं
जिनमें आध्यात्मिकता की बात होती है, रहस्यमयी बातें जिन कविताओं के माध्यम से पोइट एक्सप्लेन करते हैं, वो पोइट्रीज मेटाफिजिकल पोइट्रीज होती है। बेसिकली मेटाफिजिकल पोइट्रीज के अंदर स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स का यूज़ किया जाता है, धार्मिक और रहस्यमयी उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही विशेष बात ये रहती है कि जो एग्जाम्पल्स पोइट यूज़ करते हैं वो एग्जाम्पल्स दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और कंपैरिजन भी कुछ इस तरीके से होता है जो इन द फर्स्ट बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बाद में वो पॉसिबल नज़र आने लगता है। बेसिकली वो ऐसे एग्जाम्पल्स ही यूज़ करते हैं जो कॉमन पीपल और बेसिक वर्ल्ड की थॉट से बिल्कुल अलग होते हैं। अब हम जॉन डन ने जो मेटाफिजिकल पोइट्रीज करी है उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स किस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखती है, किस तरह की बातें मेटाफिजिकल पॉइंट्स में पोइट हम लोगों से शेयर करते हैं। चलिए हम जरा बात करते हैं। आप स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन को पढ़िए जो है कि वेयर डज द सन गो आफ्टर द डेथ ऑफ अ ह्यूमन। एक इंसान की, एक मानव की मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। बेसिकली इस चीज़ को ना साइंस बता सकता है ना ही कोई आदमी बता सकता है, तो इस तरह की रहस्यमयी बातें की जाती है। सबसे मज़ेदार मेटाफिजिकली पॉइंट्स का एक एग्जाम्पल है जो जॉन डन की ही एक पोइट द फ्लाई का पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि जॉन डन की एक पॉइंट द फ्लाई जो है कि ब्लड शकर है। ब्लड शकर का मीन खून चूसने वाली मक्खी। जॉन डन अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को ये समझाते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो फ्लाई है, जो ब्लड शकर है, उस मक्खी ने मेरा भी खून चूसा है और तुम्हारा भी खून चूसा है। इस तरह से उस ब्लड शकर फ्लाई के अंदर, उस मक्खी के अंदर मेरा भी खून है और तुम्हारा भी खून है, तो क्योंकि उसके अंदर हम दोनों का खून है तो वो हमारी संतान है। इस तरीके से पोइट ने एग्जाम्पल एक मक्खी का यूज़ किया और उसे अपनी संतान के रूप में अपनी बिलव्ड के सामने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से हमें एक संतान मिली है जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही हमें मिल गई है। इस तरह की पॉइंट्स बेसिकली मेटाफिजिकल पॉइंट्स होती थी। अब हम बात करेंगे आज की जो पॉइंट है, ए लेक्चर अपॉन द शैडो। शैडो का मीन होता है परछाई। तो आज की जो पॉइंट है उसमें जॉन डन परछाइयों का यूज़ करते हैं प्यार के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए किस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आप इस डायग्राम को अपने माइंड में स्टोर करके रखें, क्योंकि ये डायग्राम आपको रेगुलरली पूरी पोइम के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। इसी के थ्रू आप पूरी पोइम को समझने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब सनराइज होता है, जब सूर्योदय होता है, तो हमारी जो शेडोज होती है वो थोड़ी सी लंबी बनती है आगे की तरफ। लेकिन जब सन मॉर्निंग के बाद नून का टाइम होता है, सन धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पहुंच जाता है, तो जो शेडोज बनती है वो बहुत ही छोटी और बिल्कुल पैरों के नीचे बनती है। लेकिन जब सन नून के बाद इवनिंग की तरफ मीन सन सेट होने के लिए जाता है, उस कंडीशन में जो शेडोज होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लंबी बनती है। इस तरीके से जो पोइट है वो शेडोज के थ्रू प्यार को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से शेडोज के अलग अलग सेंस बनते हैं। जैसे कि आप देखिए, शेडोज दो तरह की हमारे सामने आएगी, एक होगी लॉन्ग शेडोज, दूसरी होगी शॉर्ट शेडोज। तो आप जरा समझे, जो शेडोज हैं वो रिप्रेजेंट करती है ड्यूलिटी, इल्यूशंस और डिस्ट्रस्ट को। ड्यूलिटी का मीन होता है दोहरापन, मीन कि उनके व्यवहार के बीच में दोहरापन है। इल्यूशंस भ्रम, कंफ्यूजन मीन कि उन कपल के बीच में
प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भ्रम की स्थिति होती है, डिस्ट्रस्ट, जिसे हम कहते हैं अविश्वास। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में बहुत अधिक अविश्वास होता है। तो मीन यदि परछाइयाँ लंबी है तो ड्यूलिटी, इल्यूशंस और डिस्ट्रस्ट ज़्यादा है। लेकिन जब दिन के समय में सूरज अबाव आवर हेड, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर था तो परछाइयाँ छोटी थी, मतलब कि ड्यूलिटी कम थी, मतलब कि इल्यूशंस कम थे, मतलब कि डिस्ट्रस्ट भी कम था। और ऐसी स्थिति में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लॉजिक के साथ ही पूरी पोइम आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे पोइम के बारे में कि पोइम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। आप स्क्रीन पे पूरे वर्ड्स और लाइन को देखें और मुझे सुनते चलें। जस्ट जॉन डन पोएट अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि स्टैंड स्टिल, स्थिर होकर एक जगह रुक जाओ, एंड आई विल रीड टू दी, दी का मीन यू। पोएट कहते हैं अपनी बिलव्ड को कि तुम स्थिर होकर रुक जाओ और मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा अ लेक्चर, एक लेक्चर पढ़ूंगा, लव इन लव फिलोसॉफी, प्यार और प्यार की दार्शनिकता के बारे में। पोएट अपनी बिलव्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम एक जगह रुक जाओ, मैं तुम्हें प्यार और प्यार की फिलोसॉफी के बारे में कुछ लेक्चर पढ़कर सुनाऊंगा कि these 3 hours, ये जो 3 घंटे हैं, that we have spent, जो हमने स्पेंड किए, मीन बिताए हैं, वॉकिंग हियर, यहाँ घूमते हुए, 2 shadows went along with us, 2 तरह की परछाइयाँ हमारे साथ में चलती गई थी। पोएट अपनी बिलव्ड को, प्रेमिका को कहते हैं कि हम पिछले 3 घंटे से साथ हैं और 2 परछाइयाँ बिल्कुल हमारे साथ चलती गई थी, विच वी आवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड, और उन परछाइयों को हमने ही बनाया है। तो पोएट ने पहली स्टेंजा में सिर्फ ये कहा कि ये उनके प्यार की शुरुआत थी, और जब उनका प्यार शुरू हुआ मीन्स मॉर्निंग का टाइम था, लंबी लंबी शेडोज थी, तो पोएट अपनी बिलव्ड को सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम पिछले कुछ समय से साथ हैं, लेकिन हमारे साथ में हमारी परछाइयाँ भी थी, और वो परछाइयाँ हमने खुद ने प्रोड्यूस करी है। परछाइयाँ प्रोड्यूस होने का मीन ड्यूलिटी होना, इल्यूशंस होना और डिस्ट्रस्ट होना। तो ये पहली स्टेंजा आपकी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। इसकी जो सेकंड स्टेंजा है उसको भी जरा समझिए। बट लेकिन नाउ, लेकिन अब द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सूरज हमारे सर के ऊपर है। पहली जो स्टेंजा थी उसमें सनराइज का टाइम था, सूरज सर के ऊपर ना होकर साइड में था, लंबी सी शेडो बनी हुई थी, मींस डिस्ट्रस्ट और इल्यूशंस ज़्यादा थे। लेकिन अब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है और परछाइयाँ बिल्कुल छोटी हो चुकी है। तो पोएट अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, अब परछाई, अब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। वी डू those shadows ट्रेड, ट्रेड का मतलब कुचलना, और हम अब उन परछाइयों को कुचल देते हैं। परछाइयाँ कुचलना मीन कि डिस्ट्रस्ट को कुचलना, इल्यूशंस और ड्यूलिटी को कुचलना मीन कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जितना भी अविश्वास और इल्यूशंस, भ्रम है, उन सब को कुचलकर बहुत अधिक प्यार की स्थिति में पहुंच जाना। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। पोएट कहता है कि और पूरी तरह से क्लियरनेस, स्पष्टता अब हम दोनों के बीच में है। हमने हर एक बात को रिड्यूस कर दिया है, मतलब कि खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेंजा था उसमें पोएट ने दिन की शेडोज का यूज़ करते हुए कहा कि दिन में परछाइयाँ कम थी तो हमारा प्यार बहुत ज़्यादा था। पोएट आगे कहता है सो वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो। सो वाइलेस्ट, वाइलेस्ट का मीन जैसे जैसे, इसलिए वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव कि धीरे धीरे, जैसे जैसे आवर इन्फेंट लव, इन्फेंट का मतलब छोटा होता है, नवजात होता है, शिशु होता है, लेकिन यहाँ पर इन्फेंट का मीन रहेगा शुरुआती। पोएट अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि सो वाइलेस्ट
आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, कि जैसे जैसे हमारा छोटा प्यार मतलब कि हमारा शुरुआती प्यार बढ़ता गया, डिस्गाइज डिड, डिस्गाइज का मतलब दिखावा, एंड शेडोज, शेडोज को तो अब आप भी समझने लगे हैं कि डिस्ट्रस्ट और ड्यूलिटी होती है, फ्लो फ्रॉम अस। तो पोइट कहता है कि जैसे जैसे हमारा शुरुआती प्यार बढ़ता गया, हमारे बीच में जितने भी डिस्गाइज थे, जितनी भी शेडोज थी, मीन दिखावा था, और जितने भी इल्यूशंस भ्रम थे, वो सारे के सारे फ्लो फ्रॉम अस हो गए, मतलब हमसे दूर चले गए। एंड आवर केयर्स, और हम जो केयर करते थे, उन चीज़ों की परवाह किया करते थे, वो भी हमसे दूर चली गई है। बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि दैट लव इज नॉट अटेंड, कि हमारे प्यार ने नॉट अटेंड, प्राप्त नहीं किया है, द हाईएस्ट डिग्री, अपनी पराकाष्ठा को। हाईएस्ट डिग्री का मीन सबसे ऊपरी स्तर, जिसे अपन चरम कहते हैं, जिसे हम पीक कह सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर दुखी होकर ये बात करता है कि हमारे प्यार ने अभी अपने चरम प्यार का जो हाईएस्ट लेवल था, जो प्यार की पराकाष्ठा थी, वहाँ तक हमारा प्यार नहीं पहुँचा है, विच इज स्टिल डिलिजेंट, जो अभी भी डिलिजेंट का मीन्स होता है हार्ड वर्क करना, जो अभी भी हार्ड वर्क कर रहा है, लेस्ट अदर्स सी, कि कोई दूसरा देख ना ले। तो इस तरीके से पोइट ने इस पूरी स्टेंजा के अंदर सिर्फ ये बात कही कि हमारा प्यार अभी भी उसके हाईएस्ट डिग्री तक नहीं पहुंच पाया है, ये अभी तक संघर्ष कर रहा है अपनी हाईएस्ट डिग्री को पाने के लिए और लोगों से बचने के लिए। उसके बाद पोइट अगली स्टेंजा में बात करते हैं कि एक्सेप्ट आवर लव्स, हमारे प्यार के सिवाय एट दिस नून, ये दोपहर स्टे कर गई, रुक गई। आप पहले की कुछ लाइन पे बात करें, पहले की किसी एक्सप्लेनेशन पे बात करें, तो आप देखेंगे कि जब नून के टाइम में शेडोज बहुत छोटी थी, मतलब कि ड्यूलिटी और इल्यूशंस बिल्कुल नहीं थे, और सिर्फ दोनों के बीच में प्यार था। तो पॉइंट ये चाहता था कि उस दोपहर की तरह उनका प्यार भी स्टे हो जाए, रुक जाए, लेकिन प्यार नहीं रुका। उस दोपहर की तरह वी सेल न्यू शेडोज मेक, और फिर हमने नई परछाइयाँ बनाई, द अदर वे, दूसरे तरह, दूसरी डायरेक्शन में। तो जब सनराइज हुआ था तो परछाइयाँ एक दूसरी डायरेक्शन में थी, लेकिन जब सनसेट होने लगा तो परछाइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगी, मतलब एक अलग ही तरह के इल्यूशंस, डिस्ट्रस्ट और ड्यूलिटी उनके व्यवहार में आने लगी थी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, पोइट कहता है कि शुरू में हमारा जो प्यार था उन्होंने ब्लाइंड किया, अंधा बनाया, कंफ्यूज किया अदर्स, दूसरे लोगों को। लेकिन अब जब ये परछाइयाँ अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगी है तो क्या होना है, दीज विच कम बिहाइंड, और अब वो परछाइयाँ जो हमारे बिहाइंड, पीछे की तरफ बन रही है, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, वो हमारे ऊपर काम करेगी, एंड ब्लाइंड आवर आइज, और वो परछाइयाँ हमें ब्लाइंड करेगी। मीन पॉइंट ने सुबह की परछाइयाँ और शाम की परछाइयाँ जो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में बनती है, उनके बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रखी है कि पहले ड्यूलिटी दूसरी तरह की थी, डिस्टेंस और नेगेटिविटी उनके बीच में दूसरी तरह की थी, लेकिन अब शेडोज जब बदल गई हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस दूसरी तरह के आने लगे। पॉइंट अगली स्टेंजा में हमको एक्सप्लेन करता है कि इफ आवर लव्स फेंट, फेंट का मतलब बेहोश होना भी होता है और धुंधला होना भी होता है, कि इफ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्यार हल्का हो जाता है, एंड वेस्ट वर्डली डिक्लाइन, और पश्चिम की तरफ जाकर अस्त हो जाता है। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, वेस्ट का मीन पश्चिम और वर्डली का मीन की तरफ का सेंस होता है। जैसे सनराइज होता है ईस्ट में और सन सेट हो जाता है वेस्ट में, तो पॉइंट को यही चिंता है कि हमारा जो
प्यार था वो हल्का हो जाएगा और वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, और वो पश्चिम में सूरज की तरह अस्त होकर खत्म हो जाएगा। टू मी, मेरे लिए, दाओ, दाओ का मीन होता है यू, और मेरे लिए तुम, फाल्सली डाइन, फाल्सली का मतलब झूठा, डाइन का मतलब तुम्हारा, और फिर तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारी जो बातें हैं वो मेरे लिए झूठी हो जाएंगी, क्योंकि अब उनके बीच में फिर से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होने लगा है। एंड टू दी माइंड एक्शंस सेल डिस्गाइज, और फिर मेरे जो एक्शंस हैं, मीन कि मेरे भी जो काम है, मेरी जो बातें हैं, मेरे जो एक्शंस हैं, वो एक्शन भी डिस्गाइज वाले हो जाएंगे, मतलब कि दिखावे वाले एक्शन हो जाएंगे। मीन कि तुम्हारा व्यवहार भी मेरे लिए झूठा हो जाएगा, और मेरे जो काम हैं, मेरे जो एक्शंस हैं, वो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, डिस्गाइज, दिखावे वाले हो जाएंगे। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, सुबह की परछाइयाँ तो चली गई, बट लेकिन दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन सुबह की परछाइयों की एक खास बात होती है, शाम की परछाइयों में भी एक विशेष बात होती है। आप जरा समझने की कोशिश करें कि सुबह की जब शेडोज बनती है तो जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ आता है वो शेडोज धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, लेकिन इवनिंग की जो शेडोज बनती हैं वो धीरे धीरे लंबी होती चली जाती है। तो पोइट दुखी होते हुए ये बात कहता है कि मॉर्निंग की जो शेडोज थी वो चली गई, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन ये जो इवनिंग वाली शेडोज थी, मीन कि अब जब हमारे बीच में ज़्यादा डिस्ट्रस्ट और इल्यूशंस क्रिएट हुए हैं, ये दिन भर बढ़ते ही चले जाएंगे। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट, बड़े दुखी होते हुए जॉर्डन अपने बिलोव को कहते हैं कि प्यार के जो दिन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, प्यार का जीवन बहुत ही छोटा होता है। इफ लव डिके, डिके का मतलब खत्म हो जाना, प्यार का जीवन छोटा होता है यदि प्यार खत्म हो जाए। इसी तरह से पोइट अपनी इस पोइम की लास्ट स्टेंजा में प्यार के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं और हमें बताते हैं कि लव इज ए ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, प्यार एक बढ़ती हुई, मतलब कि कभी कम नहीं होती, प्यार एक बढ़ती हुई रोशनी है, कांस्टेंट लाइट, और लगातार रहने वाली लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये तो एक बढ़ती हुई लगातार बने रहने वाली रोशनी है। एंड इस फर्स्ट मिनट, और प्यार का जो पहला मिनट होता है, मतलब कि प्यार का जो पहला पल होता है, उसके बाद प्यार की आफ्टरनून भी होती है। मीन प्यार अपने हाईएस्ट डिग्री पे होता है, लेकिन उसके बाद फिर से नाइट हो जाती है, और नाइट का मीन डिस्क्लोज ऑफ लव, और इस तरह से प्यार का अंत हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोएम ए लेक्चर अपॉन शैडो, जो उन्होंने प्यार को डेडिकेट करते हुए अपनी बिलव से कही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने देखी है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, वेरी गुड बाय।